जो चीज़ आप सोच के शुरू करते हैं वैसा कभी नहीं होता। बहुत बार बहुत ही एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक बिजनेस को ही चला पाना अपने आप में बहुत ही टेढ़ी खीर हो जाता है। उस समय आप 3-3 बिजनेसेस साइमल्टेनियसली चलाते हैं, तो मैनेज करने में क्या ऐसी चीज़ें हैं जिन पे किसी को ध्यान देना चाहिए? जिन लोगों को मैंने 2001 में हायर करा था, वो टीम मेरे साथ आज है। Hello sir. Hello. So my name is Suryan Pratap Singh from Untold Life Story, and I welcome you to this first podcast of our show. Welcome sir. Hello, Pransh. Pleasure meeting. Sir, you are one of the inspiration in the entire entrepreneurship community. Sir, I would like to ask you that please tell us all our audience about your background. That आप कैसे स्टार्ट किए अपना बिजनेस और आप कहाँ से हैं बेसिकली और कैसे आपने अपना बिजनेस स्टार्ट किया? So मैं कानपुर का ही हूँ और my forefathers have been living in this town for the last 100 years or so, and I come from a business family. My grandfather started his business journey as a very humble entrepreneur himself. He was a timber merchant, and the same was carried on by my father. But slowly the timber business started fading out because the government ने deforestation पे जोर दिया, and हिंदुस्तान में इतने पेड़ काट दिए गए कि फिर उसमें पेड़ काटने को बैन कर दिया. So that business started going down, and till about 1995 तक it was dominated by artificial wood, plywood and stuff. So basically it was not a very bright business for me to continue. तो शुरुआत से जब घर में आपके बिजनेस का माहौल रहता है तो आपको भी बिजनेस करने का मन करता है. तो मैंने सोचा कि मैं भी बिजनेस ही करूँगा, बट मेरे पास कोई ऐसी दिशा नहीं थी जिसको मैं सोच सकूँ कि मैं किस बिजनेस में जाऊँगा, क्या करूँगा. पर ये मालूम था कि बिजनेस में मैंने अपने फादर के साथ कंटिन्यू करा आफ्टर क्लास 12th. एंड जब मैं लकड़ी का बिजनेस देख रहा था तब मुझे महसूस हो गया कि ये बहुत ही टफ बिजनेस है और मैं इसको अपने नेचर के हिसाब से नहीं कर पाऊँगा. तो 1995 में मैंने अपना क्लास 12th दिया और उसके बाद 1996, 7 and 8 मैंने कानपुर से क्राइस्ट कॉलेज से बीकॉम किया. और इसी दौरान मैं अपने फादर के साथ उनके टिम्बर बिजनेस में ही बैठता था. मीनवाइल उन्होंने थोड़ा सा रियल एस्टेट का भी काम शुरू करा था जिसमें मैंने उनके साथ काम किया और काम सीखने का मौका मिला. इन सब के दौरान मैं तब भी ढूंढ रहा था कि मुझे क्या करना है. और क्योंकि हम कानपुर के हैं तो कानपुर में जो जो बिजनेस होते हैं उन सब में मैंने कोशिश करी कि मैं किसी न किसी बिजनेस में सफल हो पाऊँ. तो मेरा सबसे पहला जो वेंचर या कहूँ मैं एडवेंचर रहा हुआ वो था कि उस टाइम पे एक कंपनी आई थी एमवे, जो कि एक मार्केटिंग कंपनी होती है, उसको क्या बोलते हो तुम लोग? नेटवर्क मार्केटिंग. तो दे हैड लॉन्च्ड इन इंडिया एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. दैट वाज आई थिंक 1997 की बात है, 1996 ऐसा. तो मैं बहुत एक्साइटेड हो गया क्योंकि उन लोगों ने बहुत ही रोजी पिक्चर दिखाई आपको कि साहब आपके पास तो बहुत जल्दी इतना पैसा आ जाएगा कि रखने की जगह नहीं होगी, बस हमारा साथ में बेचिए. तो आई रियली gave my sweat and blood in selling their product, and जो भी उनके formats थे उनको मैंने पूरा करा और within a month you had to make a certain amount of sale. वो सब करा and then it was a मेहनत of 2 years. 2 महीने. It was a मेहनत of 2 महीने.
तो वो 2 महीने में जब मैंने जो भी सेल करी और तीसरे महीना मेरा पे आउट आना था, जब वो पे आउट आया तो उसमें इतने सारे क्लॉजेस लगे थे कि मुझे समझ में आ गया कि ये जो है ये बुद्धू बनाने की स्कीम ज़्यादा है रादर देन पैसा बनाने की. सो देन अगेन आई थॉट या इट अकर्ड टू मी, आपको रियलाइज होता है कि आप किसी और के लिए अगर काम कर रहे हो तो आपको पैसा नहीं देगा, सारा पैसा वही रख लेगा, आपको थोड़ा सा दे देगा कि आपका बस एक इंटरेस्ट बना रहे, लेकिन जितना वो आपको प्रॉमिस करेगा वो नहीं मिलेगा. तो वो मेरी पहली लर्निंग थी जिससे मुझे ये समझ आया कि काम करना है तो अपने लिए. सेकेंड मेरा वेंचर जो था वो था लेदर. फिर मैंने लेदर के बारे में काफ़ी रिसर्च करी एंड लेदर के जो प्रोडक्ट्स कानपुर में बिकते हैं उनके लिए उनको कहाँ से बनाना है, कैसे एक्सपोर्ट करना है. तो उसमें बहुत सारे आइटम्स होते हैं. यू हैव एपरल, यू हैव जो कानपुर में चीज़ें होती हैं, बेल्ट होती है, शू होते हैं, बैग्स होते हैं, सैडलरी होती है, सब में काफ़ी मेहनत करी. बट देन उसमें भी मुझे काफ़ी सेटबैक्स मिले कि मैंने सैम्पल्स भेजे जो कि एक्सपेंसिव होते हैं, आपको बना के भेजना होता है, पर कई बार होता है चीज़ें क्लिक नहीं करती और उसमें आपको लॉस भी होता है, पैसा भी लगता है, तो वो भी आई गेव अप. देन उस टाइम पे another thing which I started was कि वीडियो गेम पार्लर्स खुल रहे थे बहुत सारे एंड इतना मॉल कल्चर डेवलप हो ही रहा था. बट देन छोटे छोटे शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस में भी देयर वर दिस न्यू स्टाइल ऑफ बिजनेसेस विच वर कमिंग इन, जहाँ पे आप वीडियो गेम सेंटर लगा सकते थे या इंटरनेट कैफे खोल सकते थे. तो इसमें भी आई ट्राइड बट देन आई फिगर्ड आउट कि इसमें भी उतना मार्जिन नहीं है जो कि एक डिसेंट लाइफस्टाइल दे सके आप. सो द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड माय searching for something which would yield something was this, that I wanted to establish myself for having a decent life for me and my family. That was the thought behind, which was driving me कि भाई आप एक अपने आप को एक ऐसी पोजीशन में ले आए जहाँ पे आप अपने और अपने परिवार का ख्याल अच्छे से रख सकें, जो कि एक सर्वाइवल मोड के ऊपर है. देन सडनली उसी टाइम पे इट वाज 1998 जब IT इनेबल्ड सर्विसेज का कल्चर शुरू हुआ इंडिया में, बिकॉज इंटरनेट वाज कैचिंग अप इन इंडिया एंड इंटरनेट बेस्ड बिजनेसेस वर द न्यू बिजनेसेस व्हिच वर लाइक कि अब ये इंट्रोड्यूस हो रहा है एक नए प्रोडक्ट की तरह. सर्विस बेस्ड बिजनेस इन IT इंडस्ट्री वाज बूमिंग. हाँ, तो जैसे उस टाइम पे .coms भी आ रहे थे बहुत सारे से, लोगों को लग रहा था कि वेबसाइट क्या चीज़ होती है, वेबसाइट डेवलप हो रही थी, लोगों ने सर्च इंजन्स के नाम पहली बार सुने एंड उसी के लिंक में कॉल सेंटर्स भी आते थे. तो सबसे पहले कॉल सेंटर GE ने लगाया इंडिया में, गुड़गांव में. Then there were a series of companies which had ventured into India. They were all mostly American and British companies जिन्होंने इंडियन लेबर को लीवरेज करने के लिए यहाँ से काम कराना शुरू किया. तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि अगर हमें एक्सपोर्ट करना है तो हम सर्विस भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जो कि अभी तक इतना एक्सेसिबल नहीं था करना. हाँ, क्योंकि उतनी सुविधा नहीं थी और एक्सपोर्ट का मतलब सिर्फ प्रोडक्ट होता था. सो जब ये नया बिजनेस मॉडल्स इंडिया में आना शुरू हुए, जब आप सर्विस भी इंडिया में बैठ के किसी विदेश की कंपनी को दे सकते हैं, तो ये चीज़ मुझे बहुत फैसिनेटिंग भी लगी. और हमको ये तो पता था कि एडवांटेज हमारे पास किस किस तरीके के हैं. सबसे बड़ा एडवांटेज था हमारे पास लेबर सस्ती होने. दूसरा एडवांटेज था कि हमारी करेंसी बाहर की करेंसी से काफ़ी नीचे थी. तो हमारे पास बहुत अच्छा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लगा. और मुझे ये लगा कि ये एक ऐसा जोन है जहाँ पे बहुत सारे लोगों ने भी वेंचर नहीं करा. इट इज़ अ प्लेइंग फील्ड जहाँ पे आप
अपने आप को इस्टेब्लिश कर सकते हैं, और अगर आपने काम अच्छा किया तो आप ग्रो भी कर सकते हैं। पर से इंडियन मेंटालिटी ऐसी है कि वो जो भी काम करती है वो काम चलाओ करती है, बीइंग वेरी ब्लंट। क्योंकि हम लोग सिर्फ इस पे फोकस करते हैं कि हमें बेयर मिनिमम क्या देना है कस्टमर को अपना पैसा निकालने के लिए, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें हमेशा इस चीज़ पे फोकस करना चाहिए कि जिस चीज़ का पैसा हमें कस्टमर ने दिया है, हमने उसको उससे ज़्यादा क्या वैल्यू दी, और वही चीज़ हमको डिफाइन करती है हमारे बिजनेस को एवरेज बनाने में और हमारे बिजनेस को अच्छा बनाने में। यही चीज़ का मैंने ध्यान रखा। मैंने एक ऐसा बिजनेस शुरू करा जिसमें हमने यहाँ से बैठ के बाहर विदेश में सर्विस प्रोवाइड करानी शुरू करी। उसके लिए ऑफ कोर्स बहुत सारे चैलेंजेस थे कि वो जो सर्विस हम यहाँ से दे रहे थे वो इंडिया में दी नहीं जाती, उसके बारे में पढ़ाया नहीं जाता, उसके बारे में लोगों को कोई बैकग्राउंड नहीं होता। पर उसके बारे में अच्छे से मैंने जाना समझा। उसके लिए लोग फॉर्चुनेटली दिल्ली में मुझे मिल गए, जो लोग ऐसी कंट्रीज में काम कर रहे थे कुछ सालों से। और इन 2000 September I registered my company and we started our operations from February 2001. So from 2001 we started training people जो काम उनको करना था, and we were doing medical documentation back office work for hospitals and doctors in US. And by the time we reached end of 2000 we were live. So ये तो एक पार्ट हुआ स्टोरी का। The other part is कि अब काम शुरू करना एक बात होती है, उसको कंटिन्यू करना और पेमेंट्स आपके कायदे से आ जाएं उसको मेंटेन रखना दूसरी बात होती है मुझे बाद में सीखने को। तो उसमें भी काफ़ी सेटबैक्स हुए, बट देन द ओनली थिंग विच केप्ट अस ऑन दिस बिजनेस वॉज कि हम लोगों की क्वालिटी अच्छी रही काम की और हम लोगों के पेमेंट्स बड़े कॉम्पिटिटिव रहे। पेमेंट्स मतलब हम लोगों के जो रेट्स थे, हम लोग के रेट्स कॉम्पिटिटिव रहे और हम लोगों की क्वालिटी अच्छी रही। सो दीज वर द टू थिंग्स व्हिच हेल्प्ड मी गेट इनटू अ बिजनेस which helped me survive. That's all. तो सही है, आपने जो बताया आपका पूरा बैकग्राउंड रहा, तो जैसे कि अभी आपने बताया आपके लिए एक क्वालिटी लाइफ का मतलब क्या होता है कि एक क्वालिटी लाइफ जिसके लिए कोई भी एक यंग एंटरप्रेन्योर या फिर कोई भी एक इंसान मेहनत करे, तो वो क्वालिटी लाइफ अकॉर्डिंग टू यू क्या होती है? ये बड़ा सब्जेक्टिव है कि आप अपने लिए क्या चाहते हो। ये तो हर आदमी के ऊपर अपने पैरामीटर्स होते हैं ना कि वो क्या चाहता है। कुछ लोग होते हैं जो कि बहुत हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं और बहुत ज़्यादा ऊपर चले जाते हैं, कुछ लोग होते हैं कहीं ना कहीं सेटिस्फाई हो जाते हैं। दिस इट इज़ इंटायरली अप टू पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि आपका पैरामीटर क्या है। बेसिकली आप जो चाहते थे, अगर मैं पूछूं ऑन द स्केल ऑफ 10, तो जितना आप अपने आप को देखना चाहते थे आपने कितने अचीव किया अगर आप खुद को रेट करना चाहें? मैंने अभी तो 2 या 3 पे हूँ। 2 या 3। और ओके सर, एक और चीज़ हमको जाननी थी, जैसे कि बहुत बार बहुत ही एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक बिजनेस को ही चला पाना अपने आप में बहुत ही टेढ़ी खीर हो जाता है। उस समय आप 3 बिजनेसेस साइमल्टेनियसली चलाते हैं, तो सर ये मैनेज करने में कैसे स्ट्रगल्स आते हैं या फिर इनको मैनेज करने में क्या ऐसी चीज़ें हैं जिन पे किसी को ध्यान देना चाहिए? सो जो मेरा मेन बिजनेस है सर्विस एक्सपोर्ट का, वो मैंने लगभग बिना कोई और डिस्ट्रैक्शन के 16 साल चलाया। बीच में थोड़ा बहुत रियल एस्टेट का काम मैं करता रहा, पर वो बेसिकली वाज जस्ट टू गेट सम एक्स्ट्रा इनकम और टू मेक श्योर कि यू हैव सम सेविंग्स। बिकॉज होता क्या है कि देखिए, आप इंडिया में इन्वेस्ट करने के बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं थे आज से 20 साल पहले। तो लोग क्या करते थे, या तो ज्वेलरी खरीद लेते थे या एफडी करा लेते थे या प्रॉपर्टी खरीद लेते थे। तो बीच में
थोड़ा बहुत जब मेरे पास स्पेयर मनी आया, आई कुड स्पेयर सम मनी, तो मैंने प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करा। और उसमें मुझे थोड़ा सा हेल्प वो चीज़ करी कि जब मैं अपने फादर के साथ काम कर रहा था तो उन्होंने जो रियल एस्टेट का काम किया था उससे मेरे को थोड़ा बैकग्राउंड नॉलेज मिल गया था। सो दैट वाज स्लाइटली इजियर फॉर मी टू डू बाय डाइवर्सिफाइंग माय focus from my main business and get that done. So, but after 2015 and एक बार suddenly क्या हुआ कि I was contented with what I had done in my life. तो I was feeling कि मैं एक next step नहीं ले पा रहा हूँ। तो एक कोर्स करने के लिए मैंने अपने आप को IIM अहमदाबाद में एनरोल करा। वो 2016 में था और उस कोर्स का नाम था कि ट्रांसफॉर्मिंग योर मीडियम एंड स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस। वहाँ पे जब मैं गया तो जो प्रोफेसर्स थे उन लोगों का जो फोकस था वो आप क्या कर रहे हो उस पर नहीं था, आप क्या करना चाहते हो उस पर था। और दोनों चीज़ों में काफ़ी फ़र्क होता है कि व्हाट यू डू इन लाइफ एंड व्हाट यू डू टू मेक अ लिविंग, ये दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। वहां से पढ़ के आने के बाद मुझे ये समझ में आया कि व्हाट आर द थिंग्स दैट आई एम मिसिंग इन माय लाइफ। कि पिछले 15 साल से तो मैं सिर्फ इस चीज में फोकस कर रहा हूँ कि आई जस्ट हैव टू मेक अ लिविंग। व्हाट डू यू डू टू मेक अ लिविंग एंड व्हाट डू यू डू फॉर लाइफ आर टू डिफरेंट थिंग्स। जब आप एक काम कर रहे होते हो, किसी बिजनेस में होते हो, तो आपकी बड़ी फोटोकॉपी ऐसी लाइफ हो जाती है, बिल्कुल सेम टू सेम डेली रूटीन वर्क हो जाता है, राइट। बट व्हेन यू नो ब्रेक दैट पैटर्न, तब आपको समझ में आता है कि आप और क्या क्या कर सकते हो, किस किस चीज़ों में आपका इंटरेस्ट है, क्या क्या आप करना चाहते हो एक्चुअली। देन आई थॉट कि मेरा पर्सनल इंटरेस्ट जो है वो बचपन से मोटर स्पोर्ट में रहा है। तो फिर मैंने मोटर स्पोर्ट में अपने आप को थोड़ा सा इंगेज करना शुरू करा। उसके लिए ऑफ कोर्स टाइम निकालना पड़ता है आपको अपने बिजनेस से, एंड देयर इज ऑलवेज टाइम। इफ यू वांट टू डू समथिंग, अगर कुछ करना चाहते हो तो समय तो आप निकाल ही लोगे कहीं ना कहीं से। तो उसके लिए समय निकाला, और फिर उसके लिए समय निकालने के साथ मुझे कुछ एक्स्ट्रा काम नहीं करना पड़ा, क्योंकि काम आप तब करते हो जब आपको काम वो फील होता है, अदरवाइज तो आप मज़े कर रहे होते हो। तो मोटर स्पोर्ट मेरे लिए मज़े करना था, तो जिस चीज़ में मज़ा आएगा वो बिजनेस अपने आप ही ग्रो कर जाएगा। तो उसमें देयर वाज नथिंग व्हिच आई हैड टू डू आउट ऑफ द वे जाके, वो चीज़ इन सिंक हो गई। तो जो मेरा तीसरा बिजनेस है वो मेरी चॉइस का नहीं था। कई बार क्या होता है जीवन में, कुछ चीज़ें आपके ऊपर आके पड़ जाती हैं। तो कोरोना से 1 साल पहले मैं एक ऐसे इंसान से मिला जो ये काम कर रहा था बहुत पहले से, और उसने मुझसे कहा कि उसको एक इन्वेस्टर की ज़रूरत है। और उसने एक बहुत अच्छा बिजनेस प्लान बताया, और उसने कहा कि आप इसमें इन्वेस्ट करिए एंड यू विल बी एबल टू रीप अ लॉट ऑफ फंडिंग। तो ठीक है, तो उस वजह से मैं उस बिजनेस में गया। अनफॉर्चुनेटली जिसने मुझसे इस काम को करने के लिए इन्वेस्टमेंट लिया था वो ये ना करके कुछ और ही करने लगा, बट आई हैड ऑलरेडी मेड अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो वो मुझे ज़बरदस्ती कैरी ऑन करना पड़ा। बट इट वाज नॉट समथिंग व्हिच वाज माय चॉइस एंड माय स्टाइल ऑफ वर्क व्हिच आई हैव वांटेड। बट देयर आर टाइम्स जब ईश्वर आपसे कुछ काम करवाना चाहता है और वो कहीं से आपके ऊपर आ जाता है। दैट इज अबाउट इट। सर, कस्टमर को बेस्ट सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, कॉम्पिटिटर से आगे रहने के लिए, एक द वन एंड ओनली एंटरप्रेन्योर शायद पूरा पर्याप्त ना पड़े, उसको एक टीम की जरूरत पड़ती है। सर, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे फॉर द टीम मेकिंग फॉर एनी बिजनेस? बिना टीम के कोई आदमी अकेले काम तो कर ही नहीं सकता। एंटरप्रेन्योर का मेन काम ही टीम डेवलपमेंट होता है, तभी वो अपने बिजनेस में सक्सेसफुल हो सकता है।
So it is always about people. You know, your customers are also your people. Your company or your shop is also your people. The better salesman you have, the better sales you will do. So, I mean, one should always focus on your hiring. If your hiring is nice, if you're hiring good people, then I think there are chances that you will win. But if your hiring is bad and if your people are not motivated to work with you, sharing the same kind of vision, then it becomes very difficult for any business to grow. So make sure that the vision that you have for your business it is very very deeply shared with your staff. आपका जो भी उद्देश्य है उस काम को करने का, वो उद्देश्य आपके साथ आपकी टीम के साथ क्लियर होना चाहिए, अलाइन होना चाहिए. अदरवाइज आप कुछ और सोच रहे होंगे जो कि 1 से 10 के लेवल पे 9 पे होगा या 8 पे होगा, और आपकी टीम सोच रही होगी यार कि 1-2 में काम चल तो रहा है, पर वो अलाइनमेंट नहीं होगा, फिर आपकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी. तो 2 चीज़ों पे फोकस करना बहुत ज़रूरी होता है कि जब भी आप हायर करें किसी को तो फोकस रखें कि आपकी हायरिंग ऐसे लोगों के साथ हो जो आपकी मेंटालिटी से मैच करें, और आपके विजन को जब आप शेयर करें तो ये बात उनको समझ में आ गई है, ये चीज़ को इंश्योर जरूर करें. अपने स्टाफ के साथ कम्युनिकेशन बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए जैसा आपके परिवार वालों के साथ होता है. हाउ डज यू इंश्योर, मतलब कैसे एज अ फाउंडर आप इंश्योर कर सकते हैं कि मोटिवेशन आपके एम्प्लॉयज का हाई है? ये फर्स्ट क्वेश्चन है. एंड सेकंड क्वेश्चन कि आपने किसी को हायर कर लिया बेसिकली पहले, और उसके बाद कैसे उसे मोटिवेटेड रखें फॉर द लॉन्ग रन, एक बेटर एक फार अवे गोल के लिए जो कि आपको पता है कि अभी अचीव करना बाकी है, और या फिर अचीव करना है साथ मिलके अपने एम्प्लॉयज के साथ, तो आप उस गोल के लिए कैसे अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेटेड रखते हैं सर? देखिए, जब भी आप हायर करेंगे किसी को तो उसके अपने जीवन से, मतलब उसके जीवन से क्या अपेक्षा है, ये आप पूछ सकते हैं उससे. जिन लोगों को मैंने 2001 में हायर करा था वो टीम मेरे साथ आज भी. हाँ, तो होता क्या है इससे कि जब आप ऐसे लोगों को हायर करते हैं जिनके अंदर सेम ड्राइव होती है आगे बढ़ने की और मेहनत करने की, और उस ड्राइव को आप अपनी लीडरशिप से उनके लिए भी अचीव कराते हैं और अपने लिए भी करते हैं, तो ग्रोथ अपने आप होएगी और वो मोटिवेशन हमेशा रहेगा ही रहेगा उनके. किसी भी बिजनेस को डेवलप करने के लिए आपको अपने बिजनेस के अंदर एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना होता है. जैसे कि पौधे को एनवायरनमेंट चाहिए ही होता है डेवलप करने के लिए, वैसे ही बिजनेस के साथ भी होता है. जो आपके लोग हैं, आपके साथ हैं, उनकी ग्रोथ का, उनकी पर्सनल लाइफ का, उनकी वेलबींग का आपको डेफिनेटली ख्याल रखना पड़ेगा. पर्सनल लाइफ में घुसने की आवश्यकता नहीं होती है आपको, पर ये देख लेना होता है कि उसके जीवन से क्या एक्सपेक्टेशन है. जब आपको ये क्लियर हो जाएगा कि उसकी लाइफ से उसको क्या एक्सपेक्टेशन है, तो आप उसको आराम से उस दिशा में ले जा सकते हो. बट उसके लिए सबसे बड़ी चीज होती है कि आपकी लीडरशिप कितनी अच्छी है. क्या एक लीडर की तरह आप सोचते हो या आप अपने आप को एक मालिक की तरह सोचते हो? आपकी सोच पे बहुत चीजें निर्भर करती हैं. जैसे डिफरेंस होता है एक बॉस और एक लीडर में, वैसे ही एक डिफरेंस होता है एक अच्छे एम्प्लॉय में और एक अच्छे. तो सर इसी एस्पेक्ट में एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अपार्ट फ्रॉम वर्क आप एज एन एंटरप्रेन्योर जो कि अपना बिजनेस चला रहे हैं इतना सक्सेसफुली, वो अपनी लाइफ को कैसे देखते हैं, कि वर्क लाइफ बैलेंस को कैसे देखते हैं, अपनी फैमिली को टाइम देने के लिए भी टाइम निकालते होंगे आप, तो वो उसके बारे में कुछ बताइए.
कुछ ऐसा डिफरेंशिएशन होता नहीं है वर्क लाइफ बैलेंस का। अगर अगर आप अपने वर्क को अपनी लाइफ बनाते हैं तो मैंने कभी इसमें इतना ओवर थिंक करा नहीं वर्क लाइफ बैलेंस को लेके, बिकॉज वो बड़ा नेचुरल सा प्रोसेस है कि जैसे हम लोग छोटे होते हैं तो सवेरे उठते हैं, स्कूल जाते हैं और फिर घर आते हैं, फिर घर के काम होते हैं, होमवर्क करा, सो गया। तो लाइफ भी ऐसे ही चलती है ज़िंदगी में, कोई बहुत ज़्यादा उसमें अपने को ओवर थिंक करने की ज़रूरत नहीं होती कि वर्क लाइफ बैलेंस बनाओ। ये सब इंडियन कल्चर में पहले से ही हम लोगों को इनग्रेन करा हुआ है, जहाँ पे हम लोग अगर फैमिली के साथ रहते हैं तो फैमिली के साथ कैसे रहा जाता है सीखने की ज़रूरत नहीं होती बड़े होके भी। जो लोग बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं अपनी लाइफ में, उनको वर्क लाइफ बैलेंस शायद सीखना पड़े कि कैसे करना चाहिए। और अगर आप डिस्ट्रैक्टेड नहीं हो अपनी लाइफ में तो आप सवेरे से शाम तक काम करोगे एंड फिर उसके बाद शाम को घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करोगे, और या जो चीज़ें आपको अच्छी लगती है करने में वो करोगे। तो आई थिंक इट इज़ बड़ी नेचुरल सी बात है, ये अपने आप ही आ जाता है अगर आप थोड़े से भी सॉर्टेड हैं अपने दिमाग में। बहुत ज़्यादा रेस्टलेसनेस है अंदर, या बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड हैं चीज़ों से, या कुछ ऐसा उथल पुथल है आपके मन में, तब आप इसमें एफर्ट भी लगाएंगे वर्क लाइफ बैलेंस में, अदरवाइज थोड़ा नेचुरल प्रोसेस है। सर आपने एक वर्ड यूज किया डिस्ट्रैक्शन। सर डिस्ट्रैक्शन कैसे अवॉइड करता है कोई, क्योंकि फॉर एग्जांपल यू आर इन योर बिजनेस और बिजनेस आपका चल रहा है, सो डिस्ट्रैक्शन किस तरह की आ सकती हैं? क्योंकि आई नो आप कितने सालों से बिजनेस कर रहे हैं तो आपको आइडिया होगा, आपने अपने अगल बगल देखा होगा लोगों को कभी डिस्ट्रैक्ट जरूर है। तो डिस्ट्रैक्शन किस तरह की होती है, अकॉर्डिंग टू यू डिस्ट्रैक्शन से बचा कैसे जा सकता है, अगर आप कुछ बताना चाहें तो। डिस्ट्रैक्शन जो है वो एक आउटकम है, ओके, इट इज नॉट द कॉज ऑफ समथिंग। डिस्ट्रैक्शन आपको तभी चाहिए होता है जब आप किसी चीज से भाग रहे हो। जीवन में हर इंसान के साथ चैलेंजेस होते हैं और उन चैलेंजेस को डील करने के लिए कुछ तरीके होते हैं। आपको वो चैलेंजेस से बाहर निकलना है, पर आप उससे ठीक से बाहर नहीं निकल पा रहे हो तो आप अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करोगे उस चैलेंज से कि उसको यार हटाओ भी, कहीं और दिमाग लगाओ। और वो दिमाग जो है कोई प्रोडक्टिव चीज़ में कभी नहीं लगेगा, वो टाइम वेस्ट की चीज़ में लगेगा या कोई दूसरी चीज़ में लग जाएगा, जो कि इवेंचुअली आपको खुशी नहीं देगा बट सिर्फ आपका दिमाग डिस्ट्रैक्ट करेगा। सो आपको ढूंढना ये है अपने अंदर कि आपको दुख क्या दे रहा है, किस दुख से आप भाग रहे हो। जिस दुख से आप भाग रहे हो उसी के लिए आपने डिस्ट्रैक्शन चूज करा हुआ है। ये एक नशे की तरह होता है, डिस्ट्रैक्शन कोई भी तरीके का हो, नशा ही है। और उस नशे को तभी करोगे जिस चीज मतलब किसी चीज से अगर आपके मन में दुख है और वो दुख का कारण आप ढूंढिए, उस दुख के कारण को खत्म करिए, तभी आप डिस्ट्रैक्टेड नहीं होंगे। तो सर एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बेसिकली शेयर करता हूँ कि डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करने के लिए जो मैं काम कर सकता हूँ, जो मैं करता हूँ बेसिकली अपने बीटेक की 4 साल की लाइफ में मैंने किया है, वो है स्पोर्ट्स खेलना। तो डू यू थिंक स्पोर्ट्स कुड बी अ बेस्ट मीडियम फॉर अवॉइडिंग डिस्ट्रैक्शन? ऑफ कोर्स भाई, स्पोर्ट्स तो बहुत अच्छी चीज़ है, बिकॉज स्पोर्ट्स खेलने से आपकी फिजियोलॉजी इम्प्रूव होती है और उसके बाद का जो इफेक्ट है वो आपका मेंटल बैलेंस बिल्कुल स्ट्रेट हो जाता है। तो we are made of chemicals, and when some chemical is disturbing you, you have to reset yourself to think better, and sports is one of the best way to do that. तो सर फाइनल पार्ट ऑफ आवर इंटरव्यू पे आते हैं, और आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे कोई यंग एंटरप्रेन्योर को जो कि अभी बिजनेस स्टार्ट कर चुका है या करने की सोच रहा है? मेरी एडवाइस यही रहेगी कि अगर आप में बहुत ज़्यादा शक्ति है फेलियर्स को झेलने की, तभी आप ये लाइन चूज करें, क्योंकि
बिजनेस करने के लिए बहुत ज़्यादा पेशेंस चाहिए, बिजनेस करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत चाहिए। बिजनेस और जॉब में सबसे बड़ा फ़र्क ये होता है कि जॉब आपकी एक सर्टेन टाइम की होती है, जब आप अपना बिजनेस कर रहे होते हैं उसकी कोई टाइम नहीं होता है। यू आर वर्किंग 24/7 365। अगर आपकी ये मेंटालिटी है कि आप कोई भी प्रॉब्लम को बिना निराश हुए, बिना हताश हुए, एक स्थिर माइंड से कंप्लीट कर सकते हैं, साल में 365 दिन हो या रात, तभी आप बिजनेस करने जाओ। पहली चेतावनी है, एडवाइस ये है कि बिजनेस करने का सबसे बड़ा कारण आपका ये होना चाहिए कि आप कस्टमर को कौन सी चीज के लिए उसकी कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। इफ यू आर नॉट सॉल्विंग योर कस्टमर्स प्रॉब्लम, यू विल नॉट एग्जिस्ट। If you are solving some problem for the customer, then you should make sure that you go an extra mile to solve that problem. That's all. थैंक यू सर, अच्छी एडवाइस के लिए। इसको हमारे ऑडियंस होप सो इम्प्लीमेंट करेंगे अपनी लाइफ में, और मैं तो ज़रूर करूँगा अपनी लाइफ में एज ए एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर। सर, इन द लास्ट फेज ऑफ योर इंटरव्यू सर, द होल अनटोल्ड स्टोरी टीम वुड लाइक टू थैंक यू कि आपने अपना टाइम दिया हम लोगों को और इतनी सारी बातें बताई, जिससे बहुत कुछ मुझको सीखने को मिला पर्सनली, और होप सो हमारी ऑडियंस को भी सीखने को मिलेगा। सो सर, बिफोर रैपिंग अप दिस पॉडकास्ट, एक छोटा सा सवाल था आपसे। व्हाट आर द फीडबैक? आपको कैसा लगा इंटरव्यू देकर? मैं यही कहना चाहूँगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर ऑर्गेनाइजिंग ऑल दिस, and I really appreciate the way you are trying to help the budding entrepreneurs। आप चाह रहे हो कि जो लोग बिजनेस करना चाहें उनको थोड़ा सा हेड्स अप मिल जाए और उनको समझ में आ जाए कि वो क्या करना चाहते हैं, उनकी एक्सपेक्टेशन क्या है और उनको क्या करना चाहिए। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है एंड आई विश कि इससे लोगों को फ़ायदा हो। और मेरी एडवाइस ये है कि प्लीज़ टेक सम फीडबैक फ्रॉम द पीपल हु आर वॉचिंग योर शोज, और आपके जो सब्सक्राइबर्स हैं उनसे एक बार अवश्य पूछें कि उनको क्या चीज़ और चाहिए है जिस वजह से जो अनटोल्ड स्टोरी का जो चैनल है ये बन सके। यही मेरी आपसे एक तरीके से आई विश दैट यू गाइस ग्रो एंड ऑल द बेस्ट टू यू पीपल। सो अगर आप लोगों को किसी तरह की एडवाइस की और किस तरह के हम लोग क्वेश्चंस पूछ सकते हैं या फिर और किस तरह की वीडियोस आप लोगों को चाहिए, सो डेफिनेटली डू कमेंट आउट एंड थैंक यू वेरी मच सर फॉर योर टाइम। थैंक यू सर, यू वेलकम।